Let's do some more problems on potential, but before we do that, remember we talked about Laplace equation and Poisson equation. Let's start with Laplace equation first. When there is no charge, what is the solution of this equation? This is one dimension. Therefore, dv by dx is equal to some constant, and v is equal to c x plus d, another constant. So what is the big deal? The big deal is the following. For Laplace equation, whether it be one dimension or two dimension or three dimension, the solution is the simplest solution. Here, some features of the simple solution are कि ये तो एक straight line solution आ गया. तो यदि जो किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू उसके बगल वाले पॉइंट की और इधर बगल वाले पॉइंट की दोनों का एवरेज ले लो, वो आएगी. वो तो कोई लीनियर रिलेशन से साफ जाहिर है ना. So that's a very trivial thing, particularly in one dimension. But this whole thing holds true even in two dimension. अच्छा, लाप्लास इक्वेशन में क्या है? यू आर सेटिस्फाइंग सम बाउंड्री कंडीशंस. आप पहले बता रहे हैं सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि x1 पर पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, at x2 v2, then you can determine the value of c and d to determine what is the value. तो दैट मीन्स ये जो x1 और x2 पे वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूज व्हाट वी कॉल एज द बाउंड्री कंडीशंस. कि दो बाउंड्रीज के ऊपर आपने दे दिया और बाकी बीच में कहीं पे भी पता कर लिया. टू डिमेंशंस में क्या होगा? टू डिमेंशंस में जो फंक्शन होगा दैट विल ऑब्वियसली बी अ टू डिमेंशनल फंक्शन. एंड दैट टू डिमेंशनल फंक्शन को जब मैं प्लॉट करता हूं तो वो किस तरीके का होगा? लाजमी बात है कि बाउंड्री कंडीशंस उसकी भी मीट आउट होंगी और उस बाउंड्री पर उसकी वैल्यू फिक्स है. एंड लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन इज सच दैट एनीवेयर बिटवीन द बाउंड्रीज देयर आर नो मैक्सिमा और नो मिनिमा. वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज दैट एट एनी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज द एवरेज ऑफ पॉइंट्स अराउंड इट. लेट अस कंसीडर, से फॉर इंस्टेंस, ये एक टू डिमेंशनल सर्फेस है शीट. ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है. मान लो ये फ्लेक्सिबल है और इसको मैंने यहां पर कहीं से स्ट्रिप से जोड़ दिया, इसको भी किसी स्ट्रिप से जोड़ दिया, इसको यहां स्ट्रिप से जोड़ दिया. अब इन सबको जोड़ दिया तो ये सरफेस कैसा शेप ले लेगा? नाउ द शेप ऑफ दिस सरफेस विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सरफेसेस, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल शेप्स, सच दैट उसके अंदर जो भी एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं वो सिर्फ यहां होंगे और पूरे सरफेस के ऊपर कहीं पर भी न तो कोई मैक्सिमा होगा लोकल, न कोई मिनिमा होगा. एंड एट एनी गिवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सच कि उसके आसपास यदि मैं सर्कल बना दूं तो उसका एवरेज होगा. माने द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी सच दैट द वैल्यू एट एक्स वाई विल बी द एवरेज वैल्यू ओवर द क्लोज पाथ. इसका ई डॉट डी एल वगैरह वगैरह से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज स्केलर क्वांटिटी. यानी एक ये मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ हर जगह वी की वैल्यू निकाल ली, छोटे छोटे जो भी वेरिएशन है होने दीजिए, वी डॉट डी एल निकाल लिया, इस सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू इसके सेंटर में. दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल. एंड यू एक्सटेंड दिस आर्ग्यूमेंट टू थ्री डिमेंशन, देन ऑल्सो यू गेट द सेम थिंग. पोटेंशियल एट अ पॉइंट P you find the potential at all points on the surface of a sphere of radius capital R, integrate over that, and find the average value of the potential at any given point. Now this is very interesting consequences. आप एक sphere लीजिए और यहां पर कोई चार्ज है Q और आप पता करना चाहते हैं यहां पोटेंशियल क्या है. तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करने के लिए
आप इस पूरे सरफेस एरिया पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर लीजिए, और हर पॉइंट पर आप पोटेंशियल पता करेंगे उसको ds से मल्टीप्लाई करके इवेंचुअली 1/4πr। बट इसका तो आप बोलोगे सर ये इतनी मेहनत क्यों करूं मैं, कि इसका तो आंसर मुझे मालूम है। करेक्ट आंसर मालूम है, लेकिन इसको शो करें तो यू विल सी दैट दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। क्या करें, यहां पर एक रिंग एलिमेंट ले लीजिए, इस रिंग एलिमेंट पे हर पॉइंट से इसकी दूरी सेम होगी। ये जो स्फीयर के लिए किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई r माइनस r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इस चार्ज पर हर पॉइंट पर इस रिंग के पोटेंशियल इतना है, एंड देन आई हैव टू पूरा एरिया कंसिडर करना है इसका। सो पूरा एरिया कंसिडर करना है मैंने, एंड इंटीग्रेट दिस एंड डिवाइडेड बाय, and that is the potential at the point P center according to this equation. Solve it and you'll get exactly the same answer. So like I said, this is a very useful. There is another thing which is very interesting about Laplace's equation. What is that? यदि बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं कि फलाने xy के ऊपर ये भी होगा, फलाने xy के ऊपर ये भी होगा, ऐसी स्थिति में द ओनली सोल्यूशन, जो भी आप सोल्यूशन निकालेंगे, दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स सपोज आई हैव Laplace's इक्वेशन एंड इट हैज टू सॉल्यूशंस, v1 and v2, and both of them are subject to the same boundary condition. Therefore the value of v1 and the value of v2 at the boundary is the same. Del square v1 minus del square v2. This is 0. So I define another solution, v3. I consider another solution, which is this. v1 और v2 बाउंड्री पर सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू बाउंड्री पर 0 है, इसलिए v3 की वैल्यू बाउंड्री पर 0 है। और एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि एक्सट्रीमम पॉइंट सिर्फ बाउंड्री पे ही हो सकते हैं, बाउंड्री को छोड़ के बीच में ना तो कोई मैक्सिमम पॉसिबल है ना मिनिमम पॉसिबल है। ऐसी स्थिति में यदि v3 बाउंड्री पर 0 है, देन v3 is 0 एवरीवेयर इन द एंटायर एरिया, which means v1 and v2 are not two different solutions, it's a unique solution. Which also means कि कोई भी प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन दे दी है और आपने किसी भी तरह जादू से यदि कोई उसको सॉल्व कर लिया है, तो वो करेक्ट सोल्यूशन है इवन विदाउट सॉल्विंग द Laplace इक्वेशन। लेट मी कंसिडर एन एग्जांपल जो हम पहले वन ऑफ द प्रॉब्लम सेक्शंस में कर चुके हैं। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट रख दी है। The moment I put an infinite conducting sheet, जब तक ये नहीं थी तब तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड थी, और जैसे ये रख दी और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, कंडक्टिंग शीट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज परपेंडिकुलर टू इट। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है एक चार्ज है q, d दूरी पर एक कंडक्टिंग शीट है जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नाउ बाय सम मैजिक कोई सपना आता है मुझे, क्या कि यहां पर मैंने एक -q रख दिया,
इसी दूरी पर। यदि यहां Q है और यहां माइनस Q है तो इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो होगा। कंडक्टिंग शीट नहीं है, भूल जाओ कंडक्टिंग शीट को। ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज इमेजिन अ इनफाइनाइट प्लेन हियर, उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा और कंडक्टिंग शीट लगा दी तो भी यही सोल्यूशन है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज कि इस सिस्टम के लिए जो सोल्यूशन है वही सोल्यूशन एक चार्ज पार्टिकल विद एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के लिए है। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। बोले सर स्पेस का क्या होगा? स्पेस से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। हम कहां सॉल्व कर रहे हैं? हम प्रॉब्लम इस स्पेस में सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस स्पेस के अंदर ही हमें चार्ज पार्टिकल मिला हुआ है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग। तो charge particle near a conducting sheet, at least for, if I call this as z is equal to 0, this is z greater than 0, this is z less than 0, then in the region z is less than 0, the solution is exactly the same as the solution for a positive charge here and for a negative charge. So this is as if इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पर एक इमेज बन गई है इसी दूरी पर विद अ नेगेटिव साइन। क्या इन दोनों के बीच में फोर्स होगा? यस। क्या इन दोनों के बीच में फोर्स होगा? यस। क्या ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हैं? यस। So this is the power of boundary conditions and uniqueness in Laplace equation. So हमने जब वो वन लेवल के अंदर जब प्रॉब्लम सॉल्व की थी तब यही पूछा था कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, और इसके ऊपर फोर्स लगता है KQ square upon 2D whole square because of the presence of this conducting sheet. Why? Because it is as if it is due to a minus Q. इसी में इंटरेस्टिंग केसेस और हैं। कंसिडर एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी, बट आई लीव दैट फॉर यू टू थिंक अबाउट। तो जब हम कह रहे हैं z इज इक्वल टू 0 के ऊपर पोटेंशियल 0 है, इनफैक्ट वी कुड राइट व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल और द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट हियर at z is equal to 0 और at any arbitrary point at any value of z। बाद में z को 0 रख देंगे। Now this is the value of the potential, where z is measured from this. So this is z. So either your distance is z plus d or z minus d. D minus. If this is z from 0, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस जेड, और ये हो जाएगा d प्लस जेड। चलेगा, ठीक है, माइनस, इट डजंट मैटर। An electric field is sigma upon epsilon 0, gradient of the potential. So sigma is epsilon 0 del V by at Z is equal to. I should put a bracket here. Substitute and I'll just write down the final answer. Sigma x y is equal to so as you expect,
एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे 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 आप दूर चले जाएंगे वैसे वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। दिस इज d एट z इज इक्वल टू 0 पता कर रहे हैं ना। और यदि टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज पता करना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को वही रिंग बना के इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द आंसर, माइनस क्यू। सो द टोटल चार्ज induced on this conducting sheet will be minus q as you expect. तो अभी हमने यूनिकनेस कंडीशन के लिए क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, उसके लिए देखा था कि एक इमेज चार्ज बना दे, कैन कैलकुलेट द फोर्स, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी वगैरह वगैरह। उसी सीक्वेंस में स्लाइटली डिफरेंट बट वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। ये मेरा z इज इक्वल टू 0 के ऊपर मान लीजिए इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। ये z इज ग्रेटर देन 0 है, z इज लेस देन 0 है, और यहां पर मैंने कोई चार्ज रख दिया q1, यहां चार्ज रख दिया q2, ये दूरी मान ली d, ये दूरी मान ली 2d। Now the question is, what is the force on Q2 due to Q1? तो बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है कि Q1 Q2 बटा d स्क्वायर। करेक्ट, as long as this was not there. यदि ये शीट यहां हो गई जिसका कि पोटेंशियल 0 है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट शीट, तो क्या होगा, तो उस जैसे अभी प्रॉब्लम की उसी प्रकार इसके इमेज चार्जेस बना देंगे। एक इमेज चार्ज बनेगा यहां पर d दूरी पर माइनस q1, दूसरा इमेज चार्ज बनेगा यहां पर q2 माइनस q2। So what will be the resultant force on this? The resultant force on this now will be 1 upon 4 pi epsilon 0, इन दोनों के बीच का फोर्स। ये किस डायरेक्शन में है, अज्यूमिंग दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं। इन दोनों के बीच का फोर्स वो कितना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर इन दोनों के बीच का फोर्स, दैट विल बी व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हियर इन द एब्सेंस ऑफ द कंडक्टिंग शीट। जब तक ये शीट यहां नहीं थी तो पोटेंशियल था Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2। अब क्या हो गया, अब हो गया Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 माइनस Q1 अपॉन दिस डिस्टेंस माइनस Q2 अपॉन दिस डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल हियर, इधर की बात मत करो। क्यों, क्योंकि जहां इमेज चार्ज बिठा दिया उस रीजन की बात मत करो। वो रीजन जिसमें हमारा चार्ज है और उस रीजन की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो किसी भी प्रॉब्लम से यदि सॉल्व होती है तो वो रियल प्रॉब्लम है। उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप फोर्स निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो, जो इच्छा कर सकते। अभी इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच वी विल डू इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। वो क्या है, एक स्फीयर ले लेते हैं। एक स्फीयर है R, कंडक्टर है, ग्राउंडेड है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। ये मैंने मान ली मेरी z एक्सिस, और किसी भी दूरी a पर एक चार्ज है। तो हमको कहना चाहिए ये चार्ज है Q और यहां पर हमने ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। ग्राउंडेड है मतलब पोटेंशियल 0 है। अब मैं ये पता करना चाहता हूं यहां पर पोटेंशियल क्या होगा। यहां क्या, यहां माने सम आर्बिट्ररी वेक्टर r फ्रॉम द ओरिजिन।
ये नहीं होता तो आसान प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ही नहीं थी कि क्यू बटा दिस डिस्टेंस। ये है, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, और ये चूंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन है तो इसके लिए भी हम लाप्लास टाइप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लाप्लास इक्वेशन हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना आसान नहीं है, तो हमने कहा हम एक ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। क्या? कि हम कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढ के लाते हैं बाय सम मैजिक जिसमें वो बाउंड्री कंडीशंस मीट आउट हो जाती हैं, और फिर कहते हैं दिस विल करस्पॉन्ड टू द रियल सोल्यूशन। अब वो बाय मैजिक से कैसे लेके आए? क्योंकि कंडक्टिंग शीट में हमने देखा एक इमेज चार्ज चाहिए, तो यहां भी बना देते हैं एक इमेज चार्ज। और वो इमेज चार्ज कहां बनाए? इस स्फीयर के अंदर, यहां कहीं बना दिया। कितना पता नहीं, क्यू प्राइम कहां पर पता नहीं, बी दूरी पे। इतना जरूर पता है कि यदि मैं इमेज चार्ज बनाऊंगा तो इस लाइन पे ही बनाऊंगा, कहीं और नहीं बनाऊंगा, क्योंकि किसी भी और डायरेक्शन की कोई खास बात नहीं है। ये डायरेक्शन स्पेशल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस पे ये चार्ज है। और कहा कि ये इससे दूरी हो गई मान लीजिए R1, और ये दूरी हो गई मान लीजिए R2। And I want to know what is the potential at any arbitrary point. So at any arbitrary point, the potential at R is Q upon 4 pi epsilon 0. ये है, तो this I can write as modulus of A Z और ये AZ है। और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? इसकी वजह से पोटेंशियल होगा प्लस Q प्राइम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन मॉड्यूलस BZ माइनस R। ऐसे क्यों लिख रहे हो सर पोटेंशियल को? सीधे सीधे R1 और R2 के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा? अभी मालूम चलता है। क्यों? क्योंकि मुझे जादू करना है ना कुछ। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं V at R is equal to R is equal to 0, which means this is 0 at R is equal to capital R. तो R is equal to capital R का मतलब है इस स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दूं और उसको बाहर ले आऊं, तो यहीं कर देता हूं। ये यहां से गायब हो गया, ये यहां आ जाएगा। और यहां क्या किया? ये हमें B को बाहर ले आया। R इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये B रहा। एंड देन ऐसे दिस इज V at R is equal to 0 is equal to all this. तो इसको जीरो करने के लिए नॉन ट्रिवियल, कुछ नहीं समझ में आता, बट लाइक आई सेड, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन बाय सम मैजिक? सो आई से कंसिडर द सिचुएशन दैट Q अपॉन R इज इक्वल टू, यदि ये कंडीशन हुई तो ये फैक्टर तो कॉमन हो गया दोनों का, मैग्नीट्यूड में भी, और माइनस साइन आके जीरो कर देगा। अब ये जो फैक्टर मॉड्यूलस का है इसको भी बराबर कर दें। कैसे? एंड अज्यूम कर रहे हैं क्या कि A बाय R इज इक्वल टू R बाय B, इंप्लाइंग B इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन A। एंड Q प्राइम is equal to minus Q B upon R. So this is R square में। तो यदि मैं एक इमेज चार्ज Q प्राइम which is known in terms of the given charge Q
गिवन रेडियस ऑफ द स्फीयर, गिवन डिस्टेंस a, इसलिए मुझे q प्राइम मालूम है और उसको कहां रखना है, यहां रखना है। यदि ऐसा कर देता हूं तो ये कंडीशन मीट आउट हो जाती है, द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और यदि ये कंडीशन मीट आउट हो जाती है, देन दिस substituting this will allow me to get the potential at arbitrary point r। माने ये कि अब ये कैपिटल R हटा दूं, 0 हटा दूं और लिखता हूं यहां स्मॉल r। Q प्राइम के लिए लिखता हूं वो, B के लिए लिखता हूं वो, and that will give me the potential at any arbitrary point now। तो ये जो Q प्राइम और B है, इसकी वैल्यू निकाली बाउंड्री कंडीशन से यूज करके, लेकिन दिस वैल्यू होल्ड्स ट्रू एवरीवेयर। दिस वैल्यू विल होल्ड ट्रू एवरीवेयर। सो इफ आई राइट द पोटेंशियल V at any point R is equal to और ये Q प्राइम है, Q प्राइम के लिए मैं लिखूंगा प्राइम वर्क माइनस Q R अपॉन A। B के लिए ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, या तो यहां पे लिखूंगा माइनस R अपॉन A डिवाइडेड बाय Q कॉमन आ गया, ये माइनस आ गया और बाकी क्या आया यहां पर, यहां आया R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BR cos थीटा हाफ। B के लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए and that will give me the potential at any arbitrary point R। What about inside the sphere? Inside the sphere image charge बिठाया ना, तो solution inside the sphere की कोई गारंटी नहीं। तो सर इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा और लाजमी बात है कि जितना नजदीक है यहां चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, जैसे 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 दूर जाते जाएंगे चार्ज अलग इंड्यूस होगा, कम होगा। तो इसके ऊपर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, श्योर। बिकॉज रेडियल डायरेक्शन इज द नॉर्मल डायरेक्शन। इसको करेंगे तो यू विल गेट समथिंग एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इसको करने के बाद चूंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर पे कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करके स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई आपको एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो नाउ आई नो सिग्मा थीटा और छोटे छोटे एरिया लिए 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा, इंटीग्रेट किया थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, दैट विल गिव मी Q इंड्यूस्ड। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, और यह भी पूछना चाहिए कि ये टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ आया कहां से, तो वो आया एक ग्राउंडिंग से। ग्राउंडिंग क्या डिमांड करती है कि पोटेंशियल को 0 होना है, और उस 0 पोटेंशियल करने के लिए अर्थ से या तो चार्ज आ सकता है या अर्थ में जा सकता है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा वैल्यू Q इंड्यूस का, इक्वल टू द इमेज चार्ज। लाइक आई सेड, इंटीग्रल्स हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉब्लम की फिजिक्स को समझना है और गणित सॉल्व करने में कैपेबिलिटी बढ़ानी है, जल्दी करना है, फास्ट फास्ट फास्ट। और वो कैसे हो सकता है जल्दी, ओनली इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। किसी भी वजह से ये इंटीग्रल सॉल्व करने में दिक्कत हो, जैसा पहले कहा, प्लीज राइट टू मी, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन और डू इट हियर। My email address is given on the channel page. Let me write it again here. raniwala.physics@gmail.com